दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए साइंस का 50+ प्रश्नों का सेट लगाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी नए अगर स्टूडेंट इस पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि साइंस एक अहम रोल निभाएगा। इसमें आपसे 25 प्रश्न साइंस का पूछेगा तो आप लोग को साइंस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देरी के हुए सेट लगाते हैं बिहार पुलिस साइंस के लिए, साइंस का बिहार पुलिस के लिए। चलिए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों, ये अच्छा से दिखाई दे। पहला प्रश्न है कि जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन है कि ताप कम होता है तथा दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है तथा दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ता है और ताप और दाब दोनों घट जाता है। तो जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप और दाब दोनों घट जाता है, ताप भी घट जाता है और दाब भी घट जाता है। अगला प्रश्न है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, फ्लेमिंग ने, एडिसन ने, ओम ने। तो बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अणु। तो किसी भी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई को अणु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगना क्या है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन है भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोहे में जंग लगना तो यह रासायनिक क्रिया का उदाहरण है और जब लोहे में जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, और फेरिक ऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, फेरस और फेरिक जो होता है ना, लोहे में जंग लग जाता है, उसके बाद ही फेरिक हो जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा। पृथ्वी पर से कोई चट्टान या कोई वस्तु ही मतलब उसको मान लेते हैं तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा। उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसके भार में कमी आ जाएगी। देखिए दोस्तों, भार एक सदिश राशि है। भार में आभासी कमी और आभासी वृद्धि होती है, लेकिन मात्रा यानी द्रव्यमान यहाँ भी आप लेके जाइए। यहाँ का अगर 10 kg का सामान चंद्रमा पर भी 10 kg का ही होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान बदलता नहीं है। ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन भार जो है यह बदलते रहता है, वेरिएबल है, चर राशि है। ठीक है, तो यह इसके भार में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि द्रव्यमान में क्या कमी आएगा। तो द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा, जितना रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रांसफार्मर, आमीटर, मोटर, डायनेमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो के द्वारा बदला जाता है और उसी में उल्टा हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो नहीं होती है आपसे ऑप्शन है नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरीन जो गैस होती है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। दोस्तों जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है और आप लोग के लिए जो प्रश्न दिया जा रहा है वो आप लोग बना रहे हैं कि नहीं, देख नहीं रहे हैं। तो ये सभी आप देखते रहिए और देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा लाइक कर दीजिएगा तो क्या होगा, हम लोग का भी फेस वैल्यू बन जाएगा। तो आप लोग के ही दम पर कोई भी वीडियो आप बनाने का मन करता है तो आप लोग इसको देखिए और ढेर सारा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न है कि गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद है। ऑप्शन है आँख को अच्छे लगते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो जो सफ़ेद रंग होता है ना, या ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, अच्छे परावर्तक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है।
जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी धातु को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो पिघलेगा, तो इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व उसका कम हो जाएगा। जितना कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अगर एकत्रित है, ठोस के रूप में है, तो उसका घनत्व ज़्यादा रहेगा। अगर वो छितर जाएगा, पिघल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका घनत्व कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर यदि कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। पृथ्वी पर कोई भी गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में कैसे आता है? तो ऑप्शन आपको देख लेते हैं कि जड़त्वीय नियम के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो कोई भी गतिशील पिंड है, जब तक उसमें घर्षण नहीं आएगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब तक वो रुकेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट के द्वारा 1921 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और जिसको मधुमेह रोग हो जाता है उसको इंसुलिन दिया जाता है, जिसमें जस्ता धातु पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, कार्बन से। तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त किया जाता है जिप्सम से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि संगमरमर किसका रूप है? CaCO3 जिसका फॉर्मूला होता है। तो जो संगमरमर जो रूप होता है यह चूना पत्थर का होता है। किसका होता है? चूना पत्थर का रूप होता है। अगला प्रश्न है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है और हवा में यह जलना शुरू कर देता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। अगला प्रश्न है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन। तो लोहे में जंग लगने का जो मुख्य कारण है वो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन है पराबैंगनी किरण, सूर्य की रोशनी, गामा किरण और औरक्त किरण। तो विद्युत चुंबकीय तरंग सभी हैं, तो इसमें औरक्त किरण की जो तरंगदैर्घ्य होती है यह सबसे ज़्यादा होती है। वेधन क्षमता भी इसमें गामा किरण की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और औरक्त किरण का प्रयोग, जैसे कुहासे में जो फोटोग्राफी होता है उसमें औरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु है? तो ऑप्शन है जस्ता, स्टील, सीसा, एल्युमिनियम। तो जो स्टील है वह मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम और निकेल का। अगला प्रश्न है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो सिरके की जो प्रकृति अम्लीय होती है, ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो जो सिरके की प्रकृति होती है वह एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो होता है ना, निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर क्या कहलाता है? हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर उसको सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं या सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं। और फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो फिक्सर को जो रूप में कर देगा ना, फिक्सर बोल देगा आपको, हाइपो बोले, फिक्सर बोले, तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो जो सबसे अधिक अपवर्तन होगा, ऑप्शन है नीला, लाल, नारंगी और हरा। तो सबसे अधिक अपवर्तन हो जाएगा नीला रंग का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है, ऑप्शन है चालन का, संवहन का, विकिरण का, संघनन का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है संवहन का। और केतली गर्म होगा चालन विधि से, लेकिन केतली में जो पानी हो रहा है वह संवहन विधि से हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सापेक्षता का सिद्धांत का खोज किसने किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत का खोज आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक होता है? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक और खमील। तो किण्वन प्रक्रिया में एथाइल अल्कोहल का जो होता है ना उत्पादन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि रडार किस प्रकार की तरंग होती है? तो
रडार जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका पता किसी भी भौगोलिक वस्तुओं का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और रडार का आविष्कार डब्ल्यू वाटसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन। तो हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि एसी को डीसी में रूपांतरित या बदलने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं, सबको जानते हैं कि एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर यानी डिस्टकारी, हिंदी में डिस्टकारी का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में आपको रेक्टिफायर दिया रहेगा। ठीक है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन से है जामुन, करौंदा, लोकाट, अमरूद। तो सबसे ज़्यादा जो लौह होता है यह जामुन में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसमें की जाती है? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो होती है ना, यह गाइगर मुलर काउंटर द्वारा की जाती है। ठीक है, गाइगर मुलर काउंटर द्वारा की जाती है और रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर के द्वारा किया गया था। और जो एक ऑप्शन है का कैलोरीमीटर, ये बहुत पूछता है। तो कैलोरीमीटर तांबा का बना होता है, आपसे खूब पूछता है क्वेश्चन। कैलोरीमीटर किसका बना होता है? तो यह तांबा का बना होता है। अगला प्रश्न है कि गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो गैस लेजर में किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो यह हीलियम और नियॉन गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है गैस लेजर में। अगला प्रश्न है कि निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन है एल्कोहल थर्मामीटर, पारद थर्मामीटर, अधिकतम पठन थर्मामीटर और निम्नतम पठन थर्मामीटर। तो जो यह निम्नतम जो तापमान मापा जाता है यह अल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कंकालीय पेशी ऊतकों में या तंतुओं में मोटे पेशी सूत्रों में मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो आप जानते हैं कि मांसपेशी या हड्डी में जो प्रोटीन पाया जाता है वह मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो कंकालीय पेशी तंतुओं में मोटी पेशिकों में क्या पाया जाएगा? मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो निम्न में से किसमें एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो यह कर सकती है निम्न दाब पर और उच्च ताप पर। निम्न दाब पर और उच्च ताप पर एक वास्तविक गैस आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था यह जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो जो रतौंधी होता है यह विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है और विटामिन ए का जो स्रोत होता है वह अच्छा स्रोत गाजर होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है, जिन्होंने 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो लोहे की कमी से आपको एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की तो जो प्रतिरोधकता होती है वह अनंत होती है, यानी असीमित होती है। अगला प्रश्न है कि कांसा, ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? तो कांसा जो है ना मिश्र धातु टीन और सीसा का है, तांबा और सीसा का। ठीक है, कांसा जो होता है सी और एसएन का मिश्र धातु होता है। कांसा जो होता है सी और एसएन का मिश्र धातु होता है। अगला प्रश्न है कि एक हल्के पिंड और एक भारी पिंड का संवेग समान है। एक हल्का पिंड और भारी पिंड का संवेग जो मोमेंटम समान है, तो इसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम किसकी होगी? तो इसमें गतिज ऊर्जा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसमें जो हल्का पिंड होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगला प्रश्न है कि दूध खट्टे होने का कारण क्या है? दूध खट्टे में क्या पाया जाता है? तो इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, खट्टे दूध दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और लेकिन वहीं आपसे पूछ दे कि मक्खन में तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाला जो अधातु है यह आपका ब्रोमीन है और धातु पूछ दे तो पारा। ठीक है, Hg।
अगला प्रश्न है कि एड्स का कारण क्या है। तो जो एड्स होता है यह वायरस के कारण होता है और वायरस का नाम है HIV। HIV वायरस से एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है, जिसे प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली काम करना बंद कर देती है। अगला प्रश्न है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग होता है वह तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन है बेकेलाइट, सेलुलोज, PVC, नाइलॉन। तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण जो है वह सेलुलोज है। कौन है? सेलुलोज है। अगला प्रश्न है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं और निम्न ताप पर नहीं करते हैं उसको अर्धचालक बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब सेमीकंडक्टर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अम्ल के साथ अगर क्षार की प्रतिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ होती है तो यह लवण यानी लवण बनता है, लवण और जल बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पोलियो का कारण क्या है। तो पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो नाइट्रोजन जो होता है ना यह प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। अगला प्रश्न है कि वायु ध्वनि का वेग किस में अधिक होता है। तो ऑप्शन है वायु, स्टील, अमोनिया, पानी। तो जो वायु में तो 330 से 332 मीटर पर सेकेंड होता है और 64-20 स्टील में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर स्टील हो जाएगा। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका ऑप्शन है महाधमनी, केशिकाएं, पुलोरोमरी, शिरा, दिल। तो यह महाधमनी होता है जिसको एरोटा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है, क्यों होता है, इसका आपको कारण बताना है। तो उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टकारक होता है। तो इसका कारण है कि भाप में जो लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा होती है वह अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त यूनिट क्या होती है। तो न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए फर्मी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, फर्मी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वयं के सिद्धांत को समझाने के लिए बोर ने किस संरक्षण को अपनाया था। जो नील बोर का संरक्षण पढ़ते हैं, अधिनियम नियम पढ़ते हैं, तो यह कोणीय संवेग के संरक्षण को अपनाया था जिससे अपने सिद्धांत को वो लोगों को समझा सके। अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसमें होती है। तो अभिक्रियाशील सबसे अधिक हैलोजन में फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है कि एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्रीय तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है तो उन्हें क्या कहेंगे। तो एक क्षेत्र जिसमें स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है तो उन्हें जीवमंडल रिजर्व कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बताइए कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों।